नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनल इम्बैलेंस। नाउ देख लेते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर कैसे इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल इम्बैलेंसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लैरिटी करने की कोशिश करूंगा। इसके रीजंस क्या होते हैं, हाँ क्या क्या कॉजेज के कारण बेसिकली दो रीजन के बीच में इम्बैलेंसेस हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स इंडिया का केस भी हम थोड़ा आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको इस टॉपिक में विजुअलाइजेशन और भी तगड़ा हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है ये है इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। नाउ ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी रीजनल इम्बैलेंस में क्या बोला, एक हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। देखो कॉजेज अलग होता है, इंडिकेटर्स अलग होता है। ठीक है, इंडिकेटर मतलब सोचो कोई रीजन में पॉवर्टी है और कोई रीजन में पॉवर्टी नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट जिस रीजन में पॉवर्टी नहीं है वो रीजन ऑफ कोर्स ज्यादा डेवलप्ड है ना। तो यही सब चीजें होती हैं इंडिकेटर्स, दैट उन इंडिकेटर्स को देख के हम समझ सकते हैं दैट उस रीजन में कैसी आई मीन डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, तो पॉवर्टी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ये सारे चीजें जो है इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही वेरियस इंडिकेटर्स को हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आती है बहुत सारी थ्योरीज जो क्या रीजनल इंबैलेंसेस को दर्शाती हैं। जैसे जैसे एक एक करके देख लेंगे हम लोग। पहले देखेंगे सुपरफिशियल थ्योरी। देखो सुपरफिशियल थ्योरी को क्लाइमेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों क्लाइमेटिक थ्योरी कहा जाता है, इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है, वो सारे चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई मीन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में जो है क्या क्या फैक्टर्स है ना, दैट क्यों ये थ्योरी आया था, है ना। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल। दैट इसमें बताया जाता है दैट कोई भी रीजन अगर एक्सपोर्ट में ज्यादा तगड़ा है तो वहां पे रीजनल डेवलपमेंट आई मीन वहां पे ओवरऑल रीजनल इम्बैलेंसेस की इंस्टेंसेस कम होती हैं। ठीक है, वो देखेंगे। रीजनल मल्टीप्लायर मॉडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जो मेन मॉडल है वो है यहाँ का कोर पेरिफेरी मॉडल। अब कोर पेरिफेरी मॉडल होता क्या है, उस चीज को प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे दैट प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी है, ट्रांजिशनल सोसाइटी कैसी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, किस रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सब चीजें हम लोग कोर पेरिफेरी मॉडल में पढ़ेंगे। और इसमें बेसिक यही रहेगा दैट कोर से कैसे पेरिफेरी से कैसे ग्रोथ कोर में ट्रांसफर होता है। तो मेन लॉजिक यही रहेगा। और नेक्स्ट रहेगा थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन। अब थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन के साथ साथ हम लोग इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक होता है बैकवर्ड इफेक्ट, बैकवॉश इफेक्ट सॉरी, और दूसरा होता है स्प्रेड आउट इफेक्ट। तो इन दोनों को, बैकवॉश इफेक्ट एंड स्प्रेड आउट इफेक्ट, दोनों को हम लोग यहां पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों दैट हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्मार्ट कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आपको इसको बाई करना है तो यू कैन डाउनलोड स्मार्ट लैंग्वेज एजुकेशन ऐप एंड यू कैन गेट दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। रीजनल इम्बैलेंस, देखो रीजनल इम्बैलेंस का एक तो एग्जांपल लेकर मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो एक आप एग्जांपल ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और दूसरा एग्जांपल ले लो आप इंडिया का। ठीक है, अब आप खुद सोचो यूएसए में डेवलपमेंट और इंडिया में डेवलपमेंट, यूएसए हमसे बहुत ज्यादा आगे निकला है, ये सच्चाई बात है क्या नहीं। अच्छा, उस रेट से इंडिया को क्यों नहीं डेवलप किया गया, मतलब उस रेट से इंडिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अब देखोगे आप यूएसए अगर देख लोगे इकोनॉमिकली हमसे काफी ज्यादा साउंड है ना। हमारा जहां पर $2000 पर कैपिटा इनकम है हमारे देश में, वहीं पर यूएसए में अराउंड $64,000 पर कैपिटा इनकम है। आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा आगे निकली हुई है। वैसे ही सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लो या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज में कहीं ना कहीं यूएसए हमसे बहुत ही ज्यादा पायदान में आगे निकली हुई है। यही नहीं, पॉलिटिकल फैक्टर्स देख लो। देखो हमारा देश आजाद बहुत लेट से हुआ, बट वहीं पर यूएसए बहुत पहले ही आजाद हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर स्टेबलाइजेशन का जो पीरियड है ना वो बहुत ज्यादा है, बट वहीं पर इंडिया में वो पीरियड उतना ज्यादा नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं दर्शाते हैं दैट कोई भी दो रीजन के बीच में रीजनल इंबैलेंसेस क्यों होती है। ठीक है, या फिर क्या क्या फैक्टर्स है। इससे हम लोग क्लियरली दो रीजन में स्पेटियल एनालिसिस कर सकते हैं दैट हाँ भैया इस रीजन का जो पहला ये रीजन कैसे रहा होगा, अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहा होगा। सिमिलर सेम डिफरेंसेस जो है हम लोग दूसरे रीजन के लिए भी कर सकते हैं। और हम लोग पास्ट में दैट इज पास्ट का रेट्रोडिक्शन भी कर सकते हैं और फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं दैट आने वाले समय में इन रीजन्स कैसे डेवलप कर सकती हैं। ठीक है,
और इसका अगर मापदंड हो, अगर आप पूछा जाए किसी को दैट हाँ रीजनल इम्बैलेंसेस को किस किस मापदंड के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो वो जो है आपका एक तो इंट्रा रीजनल होता है और दूसरा जो है वो है इंटर रीजनल। इंटर रीजनल मतलब जैसे सोचो दो कोई भी जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया ले लो और एक साउथ एशिया, ठीक है, ये दो रीजन हुए है ना। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहीं पर साउथ एशिया में अगर देख लोगे तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट मॉडल देख लो और इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल देख लो, ठीक है। तो यही चीज हुआ। अब देखो मैंने रीजन वाला कॉन्सेप्ट में पहले ही बता दिया था दैट रीजन एक सब्जेक्टिव टर्म है, उसको आप कैसे लेते हो दैट एक्चुअली डिपेंड्स, राइट। सो उसी के तहत अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो देखो इंटरनेशनल लेवल में अगर एग्जाम्पल लोगे तो कुछ कुछ कंट्रीज है जो कि हाईली डेवलप्ड है, जैसे यूएसए, कनाडा, जापान, ईयू, ठीक है। वहीं पर कुछ कुछ ऐसे देश है जो कि रिस्पेक्टिवली बैकवर्ड है, जैसे अफ्रीकन नेशंस, एशियन नेशंस, है ना। तो ये जो रीजंस क्यों है, क्या क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स में, सोशल फैक्टर्स में और पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो जो रीजन बैकवर्ड है इनकी स्टेबिलिटी रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा कम है। अब इसमें भी एशिया में भी अगर इंडिया और बांग्लादेश को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में रिस्पेक्टिवली एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है, इसलिए यहां की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो रिस्पेक्टिवली बांग्लादेश से ज्यादा है या फिर पाकिस्तान से ज्यादा है, समझ रहे हो बात। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल टर्म में इंटरनेशनल रीजनल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल इंबैलेंसेस, तो हम लोग बहुत समय एक टर्म यूज करते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ मतलब वो कंट्रीज अज्यूम किए जाते हैं जो कि डेवलप्ड होते हैं और साउथ में वो कंट्रीज अज्यूम किए जाते हैं जो क्या रिस्पेक्टिवली डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस में कैटेगरी में आते हैं। तो हमें क्लियरली पता है जब दो जो नॉर्थ कंट्रीज जो हैं, दैट इज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी ऑफ कोर्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा इनहांस्ड है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशंस। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है रीजनल इंबैलेंसेस। अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस फैक्टर्स के कारण कोई भी दो रीजन में हमें इंबैलेंसेस देखने को मिलती है। देखो बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर है जैसे नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में क्या होगा, जैसे सोचो कोई दो रीजन है, ठीक है, अब वहां पर अनइक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिले, मतलब इस रीजन में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, वहीं पर दूसरे रीजन में रिसोर्स है ही नहीं, बहुत कम रिसोर्सेज है, तो उस केस में रीजनल डेवलपमेंट क्या होगा आप खुद सोचो। देखो जैसे नेपाल है ना, नेपाल एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है इंडिया। इंडिया में रिसोर्स काफी ज्यादा रिच है, नेपाल में रिसोर्स काफी कम रिच है, इसीलिए इंडिया में जो रिस्पेक्टिवली लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है। वहीं पर इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो चाइना के पास रिस्पेक्टिवली इंडिया से भी बहुत ज्यादा रिसोर्स है। अब उनके पास क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो इसीलिए दे गेट एडिशनल एडवांटेजेस, दैट इज उस रिसोर्सेज के बेसिस पे वो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है। बट हम लोग तो वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो एक हो गया नेचुरल कॉजेस, दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर के कारण देखो जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो क्या अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिपेंड करते हैं। जैसे इंडिया ले लो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहीं पर चाइना जो है ये ऑटोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। वहीं पर आपका जगह पाकिस्तान है, ये शूडो डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो सरकार है वो इलेक्टेड नहीं होती है बल्कि सिलेक्टेड हो सरकारें होती हैं, जो कि वहां की आर्मी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप खुद देखो लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना ज्यादा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। एटलीस्ट लोगों का देखो क्या होता है ना, दैट कोई भी सरकार है, सरकार आती रहेंगी जाते रहेंगी, बट एटलीस्ट लोग जो है ना अपने दिल से शांत होने चाहिए। लोगों को ये तो पता है ना दैट आज को अगर कोई सरकार उल्टा पुल्टा कुछ हरकत करे तो कल ही को हम उन सरकार को गिरा देंगे, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं डर लगा हुआ रहता है। बट क्या वो ऑटोक्रेटिक या फिर सेमी ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में होता है? नहीं, राइट। तो इस समय क्या होता है दैट हाँ ये लोग अपना मनमानी सरकार करती है, बट यहां पर वो अपना मनमानी नहीं कर पाती है। इनफैक्ट यहाँ के लोग जो है ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो वही चीज ह्यूमन फैक्टर में बोला गया दैट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर भी डिपेंड करता है उस रीजन का डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल इंडिया में ही देख लो, इंडिया में जो हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनाते हैं वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, ठीक है। वहीं पर चाइना में वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी नहीं है, ऑटोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो यही चीज ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर। बट आप बोलिएगा यार चाइना तो बहुत ज्यादा डेवलप है। देखो चाइना डेवलप भले ही है, ठीक है, बट वहां पर जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ना, वहां के लोग वहां से खुश नहीं है,
है ना, आप काफी ज्यादा सुनते होंगे। बट यहां पर इंडिया में देख लीजिए, भले ही इंटरनल पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिटिसाइज करें, बट एट अ लार्जर एंगल जब हम लोग पहुंचते हैं, जब भी हम लोग पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को वर्ल्ड वाइड में, तो तब लेकिन हम लोग एक है, ठीक है। तो सिमिलर वही चीज बोला गया है। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल फैक्टर। जियोपॉलिटिकल फैक्टर में स्ट्रैटेजिक बेनिफिट का एक हवाला दिया गया। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जैसे जैसे देखो, नेपाल और बांग्लादेश को ले लो, है ना। अब देखो, बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो क्या नेपाल के पास नहीं है। बांग्लादेश के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है दैट वो जो है इसका डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल से उसका कनेक्टिविटी है, बट वहीं पर नेपाल का नहीं है। मतलब नेपाल को जो है डिफरेंट अदर देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, या तो इंडिया या तो चाइना के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में ही हम सैंडविच किए हुए नेपाल को, है ना। तो इनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बट वहीं पर इनका फॉरेन पॉलिसी जो है बांग्लादेश का, वो लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात। तो कहीं आप खुद सोचो, वो कंट्री जिनको अगर सोचो चाइना, जैसे चाइना बहुत ज्यादा चलाता है नेपाल को, ठीक है, तो क्या नेपाल अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएगा? बहुत ज्यादा उनको मुश्किल होगी, ठीक है। तो यही चीज बताया गया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर में स्ट्रैटेजिक बेनिफिट एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिक इनर्शिया। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड अगर आप देख लोगे, यूरोपियन कंट्रीज ले लोगे, यूएसए ले लोगे, आप वहां पर जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई, ठीक है। तो क्योंकि पहले से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगी, तो उन्हें एक इनर्शिया मिला हुआ है। इनफैक्ट उनका ज्योग्राफी भी ऐसा कंड्यूसिव है जब वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल इनर्शिया, ठीक है, ये सारे पॉलिटिकल इनर्शिया, ये सारे उनको मिले हुए हैं ऑलरेडी, इसीलिए उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड लाइक अफ्रीकन कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑल, राइट। सो ये बहुत सारे कॉजेज है वेरियस एंगल में जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं इंडिया का फैक्टर भी देख लेते हैं। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया का अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले देखोगे तो हमारे यहां पर बहुत, एक तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है इंडिया का, ठीक है। और वैसे ही वेरियस कास्ट, वेरियस क्रीड, वेरियस आइडियोलॉजीज के लोग यहां पर एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो अगर एक साथ रहेंगे तो क्या जरूरी है, दैट रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं दैट एक रीजन डेवलप कर रहा है दूसरा रीजन डेवलप ना करे, नहीं, ऐसा होने से तो जो रीजन डेवलप नहीं कर रहा है ना, वहां के लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना, है ना। और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी है, तो इसीलिए जो है हमारे क्या चाहिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिससे हर एक रीजन में हार्मोनियस डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। इसीलिए जो है इंडिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर भी है कहीं ना कहीं। यही नहीं, अगर आप देख लीजिए तो कुछ स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है वैसे, जिनको हम लोग बीमारू स्टेट्स कहते हैं, जिनका इकोनॉमिक पैरामीटर, जिनका सोशल पैरामीटर वो रिस्पेक्टिवली पीछे है। बीमारू स्टेट्स में कौन आते हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, है ना। तो आप खुद सोचिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डेवलपमेंटल क्राइटेरिया है वो थोड़ा लूज है। मतलब सरकार कभी भी अगर कोई भी डेवलपमेंट चीजें लॉन्च करती है, या फिर रीजनल डेवलपमेंट पैरामीटर्स या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड, तो सरकार को क्या इंश्योर करना चाहिए, दैट पहले बीमारू स्टेट्स रीजन को फोकस किया जाए, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं दैट अलग रीजन में आप डेवलपमेंट नहीं करो, नहीं करो, बट इन रीजन्स में भी फोकस करना चाहिए। यही नहीं, नॉर्थ साउथ डिवाइड, आप देख लो इंडिया में जो है नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में देखोगे आप रिस्पेक्टिवली लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा है। आपको तेलंगाना देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, केरल देख लो, तमिलनाडु देख लो, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। बट वहीं पे यार आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, यूपी देख लो, बिहार देख लो, झारखंड देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, ये सब क्या है आप, है ना, ये इनकी लेवल ऑफ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बहुत ज्यादा पीछे है। तो क्या हमारे सरकार को क्या इंश्योर करना चाहिए, दैट कभी भी अगर पॉलिसीज अप्लाई करती है तो मेक श्योर दैट इन रीजन्स को प्रॉपर तरीके से टेक केयर कर सके, जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे देश में वो भी घट सके। अब आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। देखो कॉजेस तो हम लोगों ने देख लिया, ह्यूमन फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, रिसोर्सेज वाला। अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स। क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिनको आप देखकर बोल सकते हो दैट हाँ भैया यहाँ पर जो है रीजनल डेवलपमेंट का